हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आपके अपनी सिलेक्टर्स बैच में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के मैथ्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों अनुक्रम तथा श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हम बताएं कि आप अगर अपने पास कोई बुक रखे होंगे तो उस बुक में आपका एक चैप्टर है संख्या पद्धति ना, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उस चैप्टर का ये टॉपिक है जिसमें से हर साल 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खूब ध्यान से इसको हमारे साथ आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आपको धैर्य बना करके समझना है। सारे के सारे कंसेप्ट को सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, हर एक चीज़ें इस वीडियो में आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा एपी का, ध्यान दो, एपी का, जीपी का और एचपी का। ये तीनों के तीनों हम इसी एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट जितना भी आपके सिलेबस में है, जो कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो सारी की सारी बातें। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है कि आपको एपी पढ़ाई गई थी। एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, उसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी क्लास 10th में नहीं है, वो 11th और 12th में मिला करके पढ़ाई जाती है। तो वो हो सकता है आपको ना पता हो, बट इस वीडियो में हम इतने अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे उसको बहुत ही ध्यान से आप उसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, 0 to हीरो लेवल आपको हम पढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझिएगा। देखो, चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि अनुक्रम कहते किसे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। अनुक्रम, जिसको इंग्लिश बच्चों सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सीक्वेंस। आराम से समझिएगा, खूब ध्यान से समझते चलिएगा, और कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अनुक्रम क्या होता है बच्चों? अनुक्रम की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि संख्याओं का समूह, द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलोज एनी डेफिनिट पैटर्न। संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करता है, उसी को बच्चों अनुक्रम कहा जाता है। कैसे सर? देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 2 में 2 प्लस किया गया है, क्या हो रहा है? +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है ना। तो एक फिक्स पैटर्न बच्चों यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, किसी से पूछा जाएगा तो बता देगा सर इसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा। बातें समझ में आ रही है? जैसे मान लो कहीं 10 लिखा हो, फिर 100 लिखा हो, फिर 1000 लिखा हो, आगे क्या आएगा किसी से पूछोगे तो वो बता देगा सर 10,000 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ 10 की पावर 1 था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 10 की पावर 2 था, यहाँ 10 की पावर 3 है ना, तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। और देखो, जैसे बच्चों कहीं लिखा है 0, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है 26। आगे क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? एक बार सोचिए अपने माइंड में। हमने यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 26, आगे क्या होगा आपको बताना है। अगर आप इस पैटर्न को, इस सीक्वेंस को, इस सिस्टम को पकड़ पा रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स आप बता सकते हो यहाँ क्या आएगा। लेकिन अगर आप उस सीक्वेंस को नहीं पहचान पा रहे हो, उस पैटर्न को नहीं पहचान पा रहे हो जो यहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ इसको बता नहीं पाएंगे। देखिए हम बताते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 का क्यूब -1 लिखा है, यहाँ 2 का क्यूब -1, यहाँ 3 का क्यूब -1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ 4 का क्यूब -1 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होगा, -1 0 आएगा। 2 का क्यूब 8 होगा, -1 7 आएगा। 3 का क्यूब 27 में से 1 माइनस करोगे 26 आएगा। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 में से 1 माइनस करोगे 63 आएगा, यहाँ आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी यहाँ पर हमने आपके सामने लिख करके समझाए, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है उसको हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस कह सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स? क्या समझाया हमने आपको कि नंबर्स का एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा समूह हमारे सामने रखा हुआ हो जो एक दूसरे से किसी फिक्स रूल के तहत, किसी पर्टिकुलर पैटर्न के तहत एक दूसरे से अगर जुड़े हुए होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे हम करेंगे,
क्या आप बता सकते हैं कि सीक्वेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, अनुक्रम कितने प्रकार के हो सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपका जवाब आएगा कि सर अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस जो है वो अनंत प्रकार के हो सकते हैं। इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कैन बी अकर्ड, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कभी 2 प्लस कर रहे हैं, कभी 3 प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। हायर क्लासेस में जब आएंगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो रीजनिंग का भी एक पार्ट आकर के बनता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा भी होगा। तो इसको बच्चों अनुक्रम कहा जाता है, इसको सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस जहाँ से स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कहा जाता है। प्रथम पद जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। हिंदी में प्रथम पद कहेंगे, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहते हैं। और जहां खत्म होगा वो लास्ट टर्म होगा। इसके में जो भी टर्म्स आएंगे वो इसके टर्म्स कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अनुक्रम आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए अब हम आपको समझाते हैं बच्चों की श्रेणी क्या होती है। धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, कोई डाउट नहीं होगा, बस ध्यान से समझते चलिएगा। और जब हम आप बोलेंगे आपको कि सर इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके, तो उसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ श्रेणी क्या होती है। श्रेणी और सीक्वेंस एक दूसरे के जान लीजिए भाई भाई है। कहा जाता है कि जब ये आपके सामने सीक्वेंस जो दिया है, जो आपके सामने अनुक्रम दिया है, इस सीक्वेंस इस अनुक्रम के पदों के बीच में जो टर्म्स है ना, ये इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो या माइनस का साइन लगा दो, तो जो आपको मिलेगा बच्चों उसको हम श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं। डेफिनेशन यही कहती है, बट कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी लिखे रहेंगे, वहाँ पे प्लस या माइनस नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है बच्चों? सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिए, कॉमा हटा करके, जो आपको मिला अब इसको क्या कहेंगे बच्चों? सीरीज बोलेंगे। आराम से समझते चलिएगा, सारी की सारी बातें क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सीरीज तो बच्चों आप लोग समझ लिए कि सीरीज क्या होती है। अब बात उठती है कि सर सीरीज कितने टाइप्स की होती हैं, श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो डियर स्टूडेंट देखो, ये हमारी जो सीरीज है, जो श्रेणी है, वो बन कहाँ से रही है? अनुक्रम से ही तो हमारी श्रेणी बन रही है, सीक्वेंस से ही तो हमारी सीरीज बन रही है। और अभी तक आप लोगों ने क्या बोला कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड, अनंत प्रकार के अनुक्रम के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो जब अनुक्रम अनंत प्रकार के होंगे, श्रेणियां भी कई प्रकार की बच्चों हो सकती हैं, कई प्रकार की हो सकती हैं। उन्हीं श्रेणियों में से, अच्छा श्रेणियां अलग अलग प्रकार की होंगी क्यों? उनमें जो नंबर्स हैं उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो एक रूल रेगुलेशन चल रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न जो चल रहा है, उसी पैटर्न के बेसिस पे श्रेणियों को, सीक्वेंसेस को, सीरीज को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर श्रेणियां, कुछ पर्टिकुलर सीरीज हमारे सिलेबस में है, जिनको हमें पढ़ना है बच्चों। और हमारे सिलेबस में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। नंबर पहले की बात हम लोग करते हैं समांतर श्रेणी। पहली श्रेणी कौन सी बच्चों? समांतर श्रेणी, जिसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान समझना बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, पहला है बच्चों कौन सा? समांतर श्रेणी, जिसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी श्रेणी का नाम है बच्चों गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। इसको शार्ट में एपी कहते हैं, इसको शार्ट में हम लोग जीपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो है बच्चों उसका नाम है हरात्मक श्रेणी। क्या नाम है? हरात्मक श्रेणी बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से हम लोग इसको जाना करते हैं। और शार्ट में बच्चों इसको एचपी लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान से समझो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बच्चों समझ में आ रही होंगी। आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर दिया हमने, सीक्वेंस क्या होता है, एकदम मन लगा करके बैठो, कॉपी और पेन लेकर के बैठो और हमारी बातों को ध्यान से सुनते चलो। बैच का नाम क्या है? सेलेक्टर्स बैच। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मन लगा करके ध्यान से समझते चलो। डियर स्टूडेंट्स, वो चीज़ें जो आपको पैसा दे करके मिलेंगी, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, बच्चों को शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है आपको। चलिए
अनुक्रम समझ में आया। आपसे डिस्कस हमने किया कि भाई अनुक्रम जो है वो सीक्वेंस जो है वो कई प्रकार का हो सकता है और सीक्वेंस से ही सीरीज बनती है। देखो जब तक वास्तविकता मैथमेटिक्स में जब तक आपको रियलिटी नहीं समझ में आएगी तब तक आप फार्मूला यूज नहीं कर पाओगे। देखो फार्मूला याद कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स, फार्मूलों को अप्लाई करना आना चाहिए। फार्मूला तो बच्चे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट हाउ टू यूज प्रॉपर एंड प्रॉपर टाइम फार्मूला, कब कहाँ और कैसे फार्मूलों को यूज करें, इसके लिए ज़रूरी है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना उस चैप्टर के कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर, उसका मतलब क्या है वो जब समझ में आ जाएगा देन आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम बेसिक्स टू हाई मतलब टॉप बॉटम टू टॉप लेकर के आपको जा रहे हैं, जीरो टू हीरो लेवल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुनिए डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया, बताया गया कि अनुक्रम से ही श्रेणी बनी हुई है, सीक्वेंस से ही सीरीज बनी हुई है, इसलिए जितने टाइप के सीक्वेंस होंगे उतने ही टाइप की सीरीज हो सकती है। लेकिन उसमें से 3 पर्टिकुलर सीरीज हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसको बोलेंगे बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बातें समझ में आ रही है? 60 में एपी, जीपी और एचपी कहते हैं। अब आप सुनो ये बनी कैसे होंगी भाई। समांतर श्रेणी किससे बनी हुई होगी सर? अनुक्रम से बनी होगी। अब इसमें जो अनुक्रम होंगे, इसमें जो नंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे ही इसमें जो सीक्वेंस बनेंगी उनके जो टर्म्स होंगे वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते होंगे, पर्टिकुलर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती होगी, उसके बेसिस पे उसको गुणोत्तर श्रेणी बोल दिया गया है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, हरात्मक श्रेणी क्या होती है और कौन कौन सी चीजें हमें सीखना है। बट उसके पहले आप वीडियो को पास करके इतनी सारी चीजों को नोट कर लीजिए, हम आगे डिस्कस करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग पहली श्रेणी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली श्रेणी को पढ़ाने में ही जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा, इसके बाद दोनों की दोनों श्रेणी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा। डियर स्टूडेंट देखो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हम इसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन की बात करें कि जो समांतर है, ध्यान समझो बच्चों, जो समांतर वर्ड लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद हम अपने हिसाब से करें तो सम धन अंतर इसको हम लोग लिख सकते हैं। सम का मतलब बच्चों क्या होता है? समान होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। और अंतर का मतलब आप जानते ही हैं बच्चों क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहीं से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बड़ी ही नॉर्मल सी डेफिनेशन बन जाती है कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसके किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव, किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच का, किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और उस कांस्टेंट डिफरेंस को, उस नियत अंतर को बच्चों सार्व अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्व अंतर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बच्चों कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? कॉमन डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस के नाम जाते हैं, जिसको हम लोग हमेशा स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। बातें समझ में आ रही होंगी। आइए समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, सारी की सारी चीज़ें आप लोग आराम से समझते चलिएगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो बच्चों ये आपके सामने जो लिखा हुआ है यह एक एपी है, यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, यहाँ का भी डिफरेंस 2 है, यहाँ का भी डिफरेंस 2 है। तो एक कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है, इसलिए यह बच्चों क्या है? समांतर श्रेणी है। और यह जहाँ जो समान अंतर चल रहा है, इसी समान अंतर को बच्चों क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इसे डी से दिखाते हैं तो डी यहाँ 2 होगा। जहाँ से एपी स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये भी 2 है। जहाँ पे एपी समांत होती है वो उसका लास्ट टर्म कहलाता है, जिसको हम एल से दिखाते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जैसे 8 लिख दिए, 5 ऐड करो 13, फिर 5 ऐड करो यहाँ पर 18, फिर 5 ऐड करो 23। ये भी क्या है बच्चों? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके बीच में यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, कितने का डिफरेंस चल रहा है? कितने का डिफरेंस चल रहा है भाई? 5 का।
यहाँ पे भी कितना है 5 का, यहाँ पर भी कितना है 5 का। तो एक फिक्स डिफरेंस चल रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर डी कितना है बच्चों, तो आप क्या बताओगे 5 है। बातें समझ में आ गई होंगी कि आप लोगों को समांतर श्रेणी क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किसी भी दो लगातार पद जो होते हैं, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर हिंदी में कहा जाता है, जिसको हम लोग सदैव डी से दिखाते हैं। और आपको बताएं बच्चों कि जब इंटरमीडिएट में समांतर श्रेणी पढ़ाई जाती है तो वहां पर बच्चों से हम बोलते हैं कि अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर पता हो, मींस ए और डी पता हो, तो आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। बस दो ही चीजें इसमें मेन होती हैं। फर्स्ट टर्म, जैसे इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 8 है। मतलब जो कभी भी किसी भी एपी का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, आपको उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा बच्चों। और जहां से एपी स्टार्ट होगी उसका फर्स्ट टर्म होता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी एपी दी गई होगी तो आराम से उसको पहचान लेंगे एपी है या नहीं है। किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस आप चेक करते चले जाएंगे। अगर वहां पर आपको फिक्स डिफरेंस मिल रहा है, समान अंतर मिल रहा है, तो आप जाएंगे कि वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक पद। एक एक चीज समझते चलिएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद बच्चों क्या होता है ये समझते हैं। इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। देखो बच्चों ये क्या है, एपी बनाने का फार्मूला है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म माने प्रथम पद, क्या दिया है, ए दिया है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉमन डिफरेंस सपोज कर लीजिए, इसका कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया है। तो अगर हमें एपी बनानी है तो एपी बनाने का फार्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। भाई उसी में डी को ऐड करते चले जाइए, आराम से आपको एपी मिलती हुई चली जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई ऐसी एपी बनाओ जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है 2 है, तो क्या बनाओगे 5 में 2 ऐड करो 7, ठीक है, 7 में 2 ऐड करो 9 2 ऐड करो, बस लिखते चले जाओ। चाहे इस फार्मूले का यूज़ कर लो, चाहे डायरेक्ट आप लोग इसको लिखते चले जाएं। तो एपी क्या होती है और एपी का जनरल टर्म क्या होता है, व्यापक पद क्या होता है, बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। आइए समझते हैं। व्यापक पद तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे बच्चों समांतर श्रेणी का यनवा पद। समांतर श्रेणी का यनवा पद, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुनते चलिएगा। समांतर श्रेणी का यनवा पद इसको बोलते हैं बच्चों nth टर्म ऑफ एपी। आइए समझते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एपी दी है 20, उसके बाद 27, ठीक है, उसके बाद फिर इसी में 7 ऐड कर दीजिए, कितना मिलेगा 34, फिर 7 ऐड कर दीजिए, ऐसे करते चले जाइए 41 मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये एपी चल रही है आपके सामने, कितने का डिफरेंस चल रहा है 7 का डिफरेंस यहाँ पर हमने ले लिया है। तो जो 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है। अब कोई आपसे कहता है कि भाई इस एपी का जो है 50th टर्म कौन होगा, देखो ध्यान से 50वां पद क्या होगा। तो देखो जैसे 50वां मतलब 50th टर्म आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप नहीं बता पाओगे। कैसे लिखोगे, सिम 7 ऐड करते 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 ऐसे जाओ आगे की तरफ, एट लास्ट आपको 50th टर्म मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ऐसा फार्मूला लिखने वाले हैं जिसकी हेल्प से इसका 50th टर्म हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है बच्चों, वो फार्मूला होता है, ध्यान सुन लीजिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला है बच्चों Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब nth टर्म है, ए जो है बच्चों वो फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डी जो है कॉमन डिफरेंस है। जैसे मान लो इसी एपी का हमें 50th टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, हमें 20 पुट करना होगा, प्लस n की वैल्यू कितना, हमको 50 टर्म निकालना है, तो 50 माइनस 1 हो जाएगा। और d कितना है बच्चों, कितने का डिफरेंस चल रहा है 7 का। आराम से इसको हम 20 और प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो हमें इस एपी का आराम से 50th टर्म 50वां पद मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत
नहीं होगी। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी समांतर श्रेणी के व्यापक पद को, उसके जनरल टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी इसका यूज कैसे करना है मैं सब बताऊंगा। अभी इसको याद रखिए फार्मूले को, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस से। क्लियर हो रही है बातें। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके पहले आप वीडियो को पास करके इसको नोट करते चलिएगा। सारे के सारे फार्मूले समझते रहो स्टूडेंट। जब अभी हम आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे ना, तब आपको लगे गजब सर, गजब का सीखा है हम लोगों ने। और आपको सिलेक्शन दिलाना है भाई। बैच का नाम ही सिलेक्टर्स हमने लिख दिया है, सिलेक्टर्स बैच हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सिलेक्शन तो होना ही होना है ना। जान लगाए हैं, जाने नहीं देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है बच्चों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, n पदों का योगफल, n पदों का योग। ये ज़्यादा यूज होगा बच्चों, फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। AP के n टर्म्स का सम क्या है, ठीक है। समझाते हैं इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए आपको कोई AP दे दी गई 5, 10, 15, 20 है ना, एक AP है। कह रहे हैं कि इसके 50 टर्म्स का सम फाइंड करिए। मतलब इसके 50 टर्म का सम क्या होगा ये आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या करें, एक बार सबको ऐसे प्लस करें, एक तरीका ये है। लेकिन हमारे पास कोई फार्मूला होगा तो हमारे लिए यूजफुल होगा। वो फार्मूला होता है बच्चों Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसी भी AP के n टर्म्स के सम को फाइंड करने का। जैसे अगर हम यही फार्मूला यहाँ यूज करें तो हमें कितने टर्म का निकालना है, 50 का। तो यहाँ लिखा जाएगा S50 50 पद का। तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 50/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है बच्चों 5 है, प्लस n मीन्स 50 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 5 का डिफरेंस चल रहा है। बस ये वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आराम से ये जो AP आपके सामने दी गई है डियर स्टूडेंट्स, हमें उसके टर्म जितने भी टर्म्स की बात कर रहे हो उतने टर्म्स का सम हम लोग यहाँ पर इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। इसका एक फार्मूला और होता है, वो होता है बच्चों Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। ये भी आप लोग नोट रखेंगे, भी हम आपको सिखाते हैं कैसे यूज़ होता है। और साथ ही साथ एक और यूज़ भी होता है बच्चों Sn इक्वल टू n/2 a प्लस Tn भी कहीं कहीं यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताते हैं l मतलब लास्ट टर्म होता है, कैसे ये यूज़ होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे आपसे कहा जाए कि बच्चों ध्यान सुनिएगा, कहा जाए कि 1 तथा 1 से लिख दिया जाए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की 5 से भाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक की जो 5 से भाज्य संख्याएं होंगी उनका योगफल बताओ। तो क्या बनेगी, यहाँ पर 5 भाग होगा, फिर 5 दूना 10, 5 3 15, 5 25 ना, 5 चौक 20, 5 डॉट 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 100 भी क्या होगा बच्चों यहाँ पर 5 से भाज्य हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इनका योगफल क्या है। योगफल निकालने के लिए आपके पास क्या क्या है, a का मान 5 है, l का मान 100 है, n का मान बच्चों अभी नहीं पता है कुल कितने पद होंगे। तो पहले हम यहाँ पर n का मान निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आपको। हमने क्वेश्चन बोला कि 1 से 100 तक, ध्यान दो, 1 से 100 तक की 5 से भाज्य संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करके यहाँ पर दिखाना है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि जैसे ये है, पहले a पता है, l पता है, n नहीं पता, क्योंकि कितने टर्म्स हैं हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप फार्मूला लगाओगे l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी जो मैंने फार्मूला सिखाया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो Tn की जगह पे l को भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है बातें। देखो l का मान कितना होगा सर 100 होगा, इक्वल टू a मतलब 5 होगा, n का मान बताइए फाइंड करना है, d कितना है बच्चों 5, 95 आएगा, इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5 आएगा, ठीक है। 5 से काटो उसको, 5 एक कम 5 होगा ना, 19 पंचे 95 होता है। तो n इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 20 ना, यहाँ n माइनस वन था, इधर आएगा 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म पता चल गया आपको। अब इसका सम पता करना है तो Sn इक्वल टू यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 20, 20/2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है सर 5 है, l की वैल्यू कितनी है सर 100 है, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर दोगे 10 आएगा,
10 इंटू में 105 मतलब 1050 ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में आपसे सॉल्व होंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको सिखा दिया कि समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है और समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल क्या होता है। आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और कैसे इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। अभी इस फार्मूले को हम और शार्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने दीजिए, फिर आपको सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, आप समझते चलिएगा। बच्चों आइए अब हम लोग बात करते हैं समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य क्या होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, और इसको बच्चों शार्ट में एएम कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन, समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, और अरिथमेटिक मीन जो होती है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? एएम से दिखाते हैं। ध्यान समझो बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं ए तथा बी दो संख्याएं हैं, और इनका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो फार्मूला होता है बच्चों a प्लस बी बाई 2। आराम से इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा यही इनका क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इतने कंसेप्ट के साथ आपकी समांतर श्रेणी जितना आपके सिलेबस में है वो समाप्त होती है। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बच्चों गुणोत्तर श्रेणी। एकदम बने रहिएगा, सारी की सारी चीज़ों को सीख करके ही तभी जाइएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। आराम से समझते चलना बच्चों। गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डियर स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं। आइए समझाते हैं आपको कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है। गुणोत्तर श्रेणी, देखो बच्चों वहाँ पर समान डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पर समान प्रोडक्ट होता है। कहते हैं कि ऐसी श्रेणी, ऐसा सीरीज जिसमें किसी भी टर्म्स को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर अगला टर्म हमें फाइंड करता है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों गुणोत्तर श्रेणी, उसी को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे देखो 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ठीक है, 40 2 जा 80। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या ऐसे भी हो सकता है कि 100 लिख दिए, 100 को 2 से डिवाइड किए, 50 को 2 से डिवाइड किए 25, इसको 2 से डिवाइड किए तो 12.5 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो जब किसी भी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो इस सिचुएशन में जो आपको श्रेणी प्राप्त होगी बच्चों उसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर वहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिलता था बच्चों, यहाँ पर जो हमें मिलता है उसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करें। जैसे 20 को आप 10 से डिवाइड करो, कितने का रेशियो आएगा? 2 का। 40 को भी आप करोगे डिवाइड 20 से, कितने का आएगा? 2 का आएगा। मतलब किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करोगे एक फिक्स रेशियो आपको मिलेगा, उसी को बच्चों कॉमन रेशियो, उसी को हिंदी में सार्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्व अनुपात कहते हैं। और इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे? कॉमन रेशियो को। इसमें स्मॉल आर से हमेशा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। बच्चों समांतर श्रेणी में दो मुख्य चीज़ें होती हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर। गुणोत्तर श्रेणी में दो चीज़ें होती हैं, उसका प्रथम पद और सार्वांत पद, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? आइए अब हम लोग समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद क्या होगा और यन पदों का योगफल क्या होगा। बातें समझ में आ रही है बच्चों? सब कुछ समझते चलिएगा, सारे फार्मूले नोट करते चलिएगा, कैसे अप्लाई करना है सारी की सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों को लग रहा होगा अगर अभी तक आप लोग बने हुए होंगे तो। आइए पढ़ेंगे बच्चों गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद। क्या पढ़ेंगे? गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद। इंग्लिश में बोलेंगे यंथ टर्म ऑफ जीपी। यंथ टर्म ऑफ जीपी। देखो यनवा पद का मतलब क्या होता है अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। कोई भी पद निकालना होगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लगता है बच्चों Tn = AR की पावर n-1, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है जो टर्म आपको फाइंड करना होगा। a क्या है सर? फर्स्ट टर्म है। r क्या है? कॉमन रेशियो है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। क्लियर है? अगला होता है बच्चों n पदों का योग। n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सम ऑफ
n टर्म्स, क्या बोलेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम बोलेंगे n पदों का योगफल। देखो बच्चों n पदों का योगफल का क्या मतलब होता है, हमने आपको सिखाया यहाँ फार्मूला देखो, Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। कंडीशन होती है बच्चों कि यहाँ पर यदि r इज ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरा फार्मूला होता है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपान r माइनस 1। यदि यहाँ पे कंडीशन होती है बच्चों की r इज लेस देन 1 होगा। देखो बच्चों जब आप कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में जब आप कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कॉमन रेशियो कभी कभी 1 से बड़ा आएगा, कभी कभी 1 से छोटा आएगा। जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा बच्चों तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पर 1 माइनस r होगा। जब बच्चों कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा ना तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, और कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा बच्चों तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चे? आइए आगे बढ़ते चलिएगा, ध्यान समझते चलिएगा। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, और इस कंसेप्ट का आप अपने एग्जाम में यूज कैसे करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, बस आप समझते चलिए, एकदम मजा आएगा। अब बच्चों आता है अनंत पदों का योगफल, ये ज़्यादा ही पूछा जाता है, अनंत पदों का योगफल। जैसे अगर हमें कोई गुणोत्तर श्रेणी दी गई होगी, उसके इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करना होगा बच्चों, तो उसके इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करने का फार्मूला होता है S इनफाइनाइट इक्वल टू a अपान 1 माइनस r। लर्न रखिएगा, याद रखिएगा, आगे चल के अभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अगला होता है बच्चों गुणोत्तर माध्य। अगला टॉपिक क्या है, गुणोत्तर माध्य। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जिसको बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में हम ज्योमेट्रिक मीन, क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग शार्ट में जीएम से दिखाएंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें कोई दो संख्याएं दी गई हों तो बच्चों उनका हम लोग गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास a और b, क्या बच्चों, a और b हमारे पास दो संख्याएं दी गई हों तो इनका हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। मीन्स दोनों संख्याओं को गुणा कर दो भाई साहब, दोनों संख्याओं क्या करो, गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल दो, आपको उसका गुणोत्तर माध्य वहाँ पर ज्ञात हो जाता है। क्लियर हो गई बातें, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चलिए, आपको समझ में आ गई होगी इतनी बातें। यहाँ पर एक नोट पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन जो होता है उनके ज्योमेट्रिक मीन से सदैव बड़ा होता है। किन्हीं भी दो राशियों का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से सदैव बड़ा होता है। तो आप लोगों ने बच्चों समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को सीख लिया। आइए हम आपको हरात्मक श्रेणी सिखा देते हैं और हरात्मक माध्य के बारे में बता देते हैं। बस 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 ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को और कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं बच्चों हरात्मक श्रेणी क्या होती है। वीडियो लंबा हो रहा है, कैसा फील हो रहा है डिस्कस ज़रूर से ज़रूर करिएगा बच्चों हमारे साथ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। देखो बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको कोई भी नया फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नया फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका रूल समझाता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है ना, ये कहाँ है, एपी में है, सबको पता है। ये कहाँ है बच्चों, एपी में है, सबको पता है। इसी का उल्टा कर दो, 1/2 लिख दो, 1/4 लिख दो, 1/6 लिख दो, 1/8 लिख दो, 1/10 लिख दो। ये जो आपको मिलेगा ये एसपी में हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। मीन्स अगर हमें कहीं भी कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है तो उसके जो टर्म्स हैं, उसके जो पद हैं, उनको उलट करके लिख दीजिए। जो आपको प्राप्त हो जाएगा वो हरात्मक में हो जाएगा, और हरात्मक में है तो उसको उल्टा कर लोगे, समांतर प्राप्त हो जाएगा। हरात्मक का कोई पर्टिकुलर अपना फार्मूला नहीं होता है, समांतर के फार्मूले से उसको सॉल्व किया जाता है। बस यहाँ पे आप एक नोट करेंगे बच्चों, हरात्मक माध्य क्या सीखेंगे, हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान समझो बच्चों, हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्या जानेंगे बच्चों, हार्मोनिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, ध्यान दो, ए और बी हमारे पास दो संख्याएं, इनका हार्मोनिक मीन अगर निकालना है तो फार्मूला होता है बच्चों 2ab अपान में a प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन का डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है। समझ में आ गई बातें, कंप्लीट चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपके साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसको आपको हमेशा से याद रखना है। आइए समझिए बच्चों, नंबर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन बच्चों हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कि किन्हीं भी दो राशियों का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और उनका जो गुणोत्तर माध्य होता है उनके हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। अर्थात अगर किन्हीं भी दो राशियों का समांतर गुणोत्तर हरात्मक माध्य तीनों निकाला जाए तो समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा, तब गुणोत्तर माध्य होगा, तब हरात्मक माध्य होगा। अगली चीज़ समझिएगा बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ज्योमेट्रिक मीन जो होगा बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है। इसको तो आप लोग खुद से ही डिराइव कर सकते हैं, कैसे थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बच्चों a+b/2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन का √ab होता है, हार्मोनिक मीन का आपने देखा 2ab/a+b होता है ना। अब देखो, अगर आप ध्यान दो, अगर हम am इंटू hm करें, देखो क्या मिलेगा। am का मतलब कितना है बच्चों, a+b/2 है, इसका मतलब कितना है 2ab/a+b है। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना है ab आया। क्या हम ab को √ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर, और इसका क्या मतलब होता है gm का स्क्वायर। तो क्लियर हो गया ना कि gm का स्क्वायर am इंटू hm के क्या होता है, इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही कम समय में काफ़ी स्पीड में हमने बस एक ही वीडियो में AP, GP और HP तीनों को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। क्या आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है या आपके माइंड में कोई डाउट्स हो रहे हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पर और भी बचे हुए जिनका यूज़ करके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज आपका पहला दिन था सिलेक्टर्स बैच का। आप कितने प्रोडक्टिव रहे, कैसा लग रहा है आप लोगों को, मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा मिशन है कि जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।